चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर 1 और द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से। ठीक है, तो इसके पहले अपन ने एक आउटलुक तैयार किया था पूरे चैप्टर का और पूरे उसमें ये समझने की कोशिश की थी कि अपन चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। हाँ, ये थोड़ा सा उससे डेप्थ में होने वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा फोकस होकर ध्यान में रखने इन सारी चीज़ें को। ठीक है, तो फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर की हेडिंग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो पहले अपन को वर्ड क्या पकड़ना है? नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म में अपन को पहले तो जो नर्सरी के बच्चे करते हैं ना कि हर चीज़ों को तोड़ देते हैं, या उसके बाद जो जैसे CAR कार, पेंटर, ऐसे ही अपन को वर्ड को तोड़ना है। और यहां पे दो वर्ड निकल के आते हैं, नेशन प्लस ISM, और ये ISM होता है रूट वर्ड। किसी इंग्लिश को, अगर कोई इंग्लिश का बहुत जानकार व्यक्ति होगा वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझता होगा कि अगर आपने रूट वर्ड्स को पकड़ लिया ना मेरे बच्चों, तो रूट वर्ड से आप बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग समझ सकते हैं। तो यहां पर ने रूट वर्ड को क्या पकड़ा है? ISM। और ISM का मतलब क्या होता है? थ्योरी। थ्योरी ऑफ व्हाट? थ्योरी जिसमें आप नेशन को प्रमोट करें, थ्योरी जिसमें आप इमोशन को प्रमोट करें और कोशिश करें कि इमोशन से नेशन के प्रति, इमोशन से नेशन के प्रति एक मॉडरेट लव डेवलप हो। इज दैट क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो ये जो कहानी होगी ये नेशनलिज्म से इंपीरियलिज्म के सफर की कहानी होगी। ठीक है, यानी नेशनलिज्म यानी मॉडरेट लव से इंपीरियलिज्म यानी एक्सट्रीम लव की कहानी होने वाली है इस पूरे चैप्टर में। देन आफ्टर हमने सेकेंड वर्ड क्या पकड़ा था? यूरोप। अब आप कहोगे सर व्हाई नॉट नेशनलिज्म इन इंडिया? तो इसका अपन इसके आंसर को अपन ने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। लेक्चर प्लीज आप कंटिन्यूअस सीरीज में देखें, इससे बेनिफिट यह है कि आपके पुराने टॉपिक्स क्लियर होंगे, साथ ही साथ कुछ टॉपिक का आपका रिवीजन भी क्लियर होता जाएगा। इसके साथ एक और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आप अपने आंसर शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और उस कॉन्टिनेंट ने लगभग पूरे वर्ल्ड को कोलोनाइज किया, यानी कोई भी आइडियोलॉजिकल चेंज अगर यूरोप में होता है ना तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। इसलिए अपन नेशनलिज्म यानी एक आइडियोलॉजिकल चेंज यूरोप में पढ़ेंगे, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में जो इंपैक्ट होगा उसके बारे में अपन समझने की कोशिश करेंगे। इज दैट क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। यहां तक आपको कोई डाउट कोई भी कुछ नहीं है? चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले अपन एक बुक में पेंटिंग देखते हैं जो फेडरिक सूरो ने ड्रॉ किया। बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको दिखते होंगे जीसस क्राइस्ट दिखते होंगे, नीचे बहुत लंबी एक क्यू दिख रही होगी, उसमें किस तरीके से USA, जर्मनी, स्विट्जरलैंड की लाइन बनी हुई है, ऐसे कुछ वहां पे नेशंस दिख रहे होंगे। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक उनकी थीम थी। उस पेंटिंग की थीम क्या थी? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जो अप्रॉक्स 1848 में पब्लिश की गई थी। देखो इंपॉर्टेंट ये फैक्ट नहीं है, ऑल्दो फैक्ट थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट के फेडरिक सूरो बताना क्या चाहते थे। तो फेडरिक सूरो बताना चाहते थे एक पर्सोनिफाइड लिबर्टी, मतलब लिबर्टी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाह रहे थे। वो लिबर्टी को एज अ फीमेल शो कर रहे थे। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपने देखी होगी, वहां पे वो लिबर्टी को एज अ फीमेल शो कर रहे थे, जिनका काम क्या था? एनलाइटमेंट एरा लेकर आना। जिनका काम क्या था? एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट में बेसिकली आप आइडियाज को डेवलप करोगे। किस चीज को डेवलप करोगे? आइडियाज को डेवलप करोगे। जो टॉर्च आप देख रहे होगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में दिख रही होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से है, ये हाथ है, पता नहीं ऐसे कुछ है टॉर्च, उसमें क्या है? एनलाइटमेंट एरा। मतलब एक नॉर्मल सी अगर हम बात करें तो आप ऑब्जर्व करते हो कि हम लाइट के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। अगर समाज में अंधेरा है, सोसाइटी में अंधेरा है, तो एक छोटी सी किरण भी हमें ऑप्टिमिस्टिक या होप की तरफ ले जाती है, एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू देती है। तो एनलाइटमेंट किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? टॉर्च से सिंबलाइज किया जा रहा है। देन आफ्टर इनका व्यू था यूथोपियन। ठीक है, ये थोड़ा सा काल्पनिक हो सकता है। कैसा हो सकता है? ना जहां पे करप्शन हो, ना जहां पे क्राइम रेट्स हो, ना जहां पे कुछ भी, मतलब हर चीज, एक स्वर्ग की कल्पना कर दी उन्होंने। इस पे किस चीज की कल्पना कर दी? स्वर्ग की। बढ़िया इंद्र बैठा हुआ है या बैठे हुए हैं, अप्सराएं डांस कर रही है, ओहो अंगूर को एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मजा आ गया, हा। मतलब बच्चे लोग तो खुश हो गए होंगे कि सर अब तो स्वर्ग ही जाना है, जल्दी मत जाना, पहले पढ़ लो, है ना, वेट, समय है अभी। तो यूथोपियन विजन के बारे में, मतलब एक स्वर्ग की कल्पना कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने एंड रिजल्ट को बहुत अच्छे से बताया बेटा लोगों। एंड रिजल्ट मतलब कि किसी नेशन का या नेशन फॉर्मेशन का अंत क्या है? नेशन स्टेट का फॉर्म होना। व्हाट इज नेशन स्टेट? एक नया कंसेप्ट है। तो नेशन स्टेट क्या है? उसकी शेयर्ड हिस्ट्री होनी चाहिए और कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए लोगों की। एक जो शॉर्ट नोट्स है ना, आपको यही अपने कॉपी में लिखने हैं।
बस ये जो आपको सेंटेंस को अरेंज करना बनना चाहिए वो अपन टेलीग्राम ग्रुप से सीखेंगे, और साथ ही साथ कब कहाँ किस चीज़ का बेहतर इस्तेमाल होगा उस चीज़ को भी अपन यहाँ पे समझेंगे। तो शेयर्ड हिस्ट्री और कॉमन आइडेंटिटी से आप नेशन स्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नेशन का मतलब यही है, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने नेशन का मतलब बहुत अलग अलग तरीके से दिया, और उनमें से एक सबसे पॉपुलर व्यक्ति थे अर्नेस्ट रेनन। देखो बोर्ड पे ये सिर्फ आपके लिए है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हम आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देंगे कि बेटा ये उन्होंने क्यों कहा, किस कारण से कहा, व्हाट द रीजंस बिहाइंड दैट। तो जैसे अर्नेस्ट रेनन ने कहा कि कल्मिनेशन मतलब एंड पॉइंट, किस चीज का एंड पॉइंट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म सेक्रीफाइसेस का एंड पॉइंट होना चाहिए, डिवोशन का एंड पॉइंट। जैसे हम अपने भारत देश की बात करें, क्या जब भारत आजाद हुआ तो एक लॉन्ग पास्ट था हमारे सामने, या हमारे पीछे एक लॉन्ग पास्ट था, सामने तो नहीं कहेंगे फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है, हमारे पीछे एक लॉन्ग पास्ट था, बिल्कुल हाँ, कि 1857 से हमने रिवॉल्ट की, जिस तरीके से भूमिका रखी, और फाइनली 1947 तक हम आज़ाद हुए, मतलब एक बहुत बड़ी हिस्ट्री थी, कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस देखे, या सुनो डिवोशन की एक एक्सट्रीम चीज़ें देखी, मतलब हम अपने देश से उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगे थे, तो डिवोशन देखा। और यही सारी चीज़ें अल्टीमेटली किन चीज़ों को डेवलप किया, सॉलिडेरिटी, मतलब बहुत बड़े लेवल पे। अब देखो यहाँ पे वर्ड को पकड़ो यार, सॉलिड, वर्ड क्या पकड़ना है, सॉलिड। सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड, ठीक है। हम आपके साइंस के टीचर भी बन जाएंगे, क्या दिक्कत है, सब है, चलता है। सॉलिडेरिटी मतलब सॉलिड चीज, जिस तरीके से सॉलिड ना मतलब यूनिफाई रहता है ना, वो टूटता नहीं है आसानी से, अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यस और नो मेरे प्यारे बच्चों, एक फिजिक्स का कंसेप्ट सिखा दिया, ठीक है। सॉलिडेरिटी बहुत सारे लेवल पे या बहुत बड़े लेवल पे सॉलिडेरिटी देखने को मिले। और सेकंड प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट का मतलब होता है कि कभी भी कोई भी रिलेटेड मैटर अगर आपको या डिसीजन लेना है सोसाइटी में, तो आप सबको बुलाओ और सबसे कहो कि वोटिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, वोटिंग, क्योंकि हर एक नागरिक का यह अधिकार होगा कि हम अपने देश के हित के लिए काम करें। तो इसी कारण से जो वोटिंग होगी जिसमें डिसीजन लिया जाएगा कि हमें कोई मैटर को रखना है या किसी चीज को हटाना है, जिस पे ज्यादा वोट होंगे उस डिसीजन को मान्य या उस डिसीजन को माना जाएगा। इमेजिन करो कल के दिन आपकी जॉब से रिलेटेड वोटिंग हुई कि आईआईटी में 10,000 सीट होनी चाहिए कि 1,000 सीट होनी चाहिए, तो जितनी सीट्स आप लोगों ने डिमांड की उतनी सीट्स आपको आईआईटी में मिल गई। दिस इज नोन एज व्हाट, प्लेबिसाइट, ठीक है। इसका थोड़ा हायर वर्जन अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे कुछ क्लासेस में, कि जरूरी नहीं प्लेबिसाइट का यही मतलब हो। प्लेबिसाइट में ज्यादातर टेरिटरियल डिस्प्यूट्स की बात होती है। किस चीज की बात होती है मेरे प्यारे बच्चों, टेरिटरियल डिस्प्यूट्स, ठीक है। इमेजिन जम्मू कश्मीर इंडिया में होना चाहिए, पाकिस्तान में, पाकिस्तान का तो नाम ही मत लो यार, इंडिया में होना चाहिए। लेकिन अगर इसके रिलेटेड कोई वोटिंग होती है तो दैट वोटिंग विल बी कंसिडर्ड एज प्लेबिसाइट। इज दैट क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया। चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे ना, कोई बात नहीं। ये जो पूरी कहानी थी, ये कहानी थी किसकी, नेशनलिज्म डेवलप होने की। कौन व्यू कर रहा है, एक फेडरिक स्यूरो पेंटर व्यू कर रहे हैं। किस चीज पे फोकस दे रहे हैं, नेशन स्टेट। नेशन की डेफिनेशन किसने दी, अर्नेस्ट रेनन ने दी, कि ये है सर डेफिनेशन किसकी, नेशन की। अब नेशन बना कैसे वो हम डिस्कस करेंगे। नेशनलिज्म डेवलप कैसे हुआ, एक तो हमारी राइटिंग बहुत ही खराब है, ठीक है। नेशनलिज्म डेवलप कैसे हुआ उसके बारे में, सेंस ऑफ कॉमन बिलोंगिंग कैसे डेवलप हुई उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं ना लाइफ में जिसमें आप सब यूनिफाई हो जाते हो, सॉलिडेरिटी दिखाते हो, यूनिटी शो करते हो। इमेजिन करो आपके स्कूल में कोई बाहर का लड़का आके या कोई लड़की आके उपद्रव करके चली गई, तो क्या आप सारे लोग एक होकर उसका विरोध करेंगे, बिल्कुल हाँ। या आपके देश में कोई फॉरेन एलिमेंट ने अटैक कर दिया, क्या आप सब एक होकर उसका विरोध करेंगे, तो बिल्कुल हाँ। जो नहीं करेगा उसको तो अपन पिटाई लगाएंगे मिलके, ठीक है। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। पहला वर्ड याद रखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब से कब हुआ सबको पता है, 1789 से 19। फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऐसा क्या हुआ जो इतना ज्यादा पॉपुलराइज हो गया, तो इस चीज की जड़ को पकड़ो, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, इस चीज को अपन को क्या पकड़ना है, जड़। जड़ थी अमेरिकन रेवोल्यूशन। जड़ क्या थी भैया, कभी सुना ही नहीं होगा सर, अमेरिकन रेवोल्यूशन। ये अमेरिकन रेवोल्यूशन कहां से आ गया, तो याद रखना 9th क्लास में जब आप पढ़ते होगे तो लुई 14 ने जब अपनी आर्मी अमेरिका भेज दी, और अमेरिका से जब वो आए तो वो क्या सीख गए थे कि रिपब्लिक इज बेटर देन मोनार्च, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब ये आइडियाज वो सीख गए ना, तो दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी
सोवरेनिटी मतलब डिसीजन मेकिंग की पावर ट्रांसफर हो गई लुई 16 के हाथ से, और किसके हाथ में चली गई? एक यूनिट या एक बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। इज दैट क्लियर? और उसको अपन ने बाद में फिर नेशनल असेंबली के नाम से भी जाना था। लेकिन ज्यादातर किसके हाथ में थी ये? फ्रेंच पीपल के हाथ में थी। किसके हाथ से निकल गई थी? तो लुई 16 के हाथ से सोवरेनिटी स्लिप होके फ्रेंच के लोगों के हाथ में चली गई थी। वही तो एक सही मायने में इंडिपेंडेंस है। हम क्यों कह सकते कि हम आजाद हैं? अगर हम अपने डिसीजन खुद ले सके ना, तो ही तो हम आजाद हैं। अगर हम डिसीजन किसी और के इन्फ्लुएंस में नहीं ले लगे तो क्या हम आजाद कहलाएंगे? नहीं बच्चों, ये आजादी नहीं है। तो सोवरेनिटी मैटर्स। लुई 16 के हाथ से सोवरेनिटी किसके हाथ में चली गई? फ्रेंच के लोगों के हाथ में चली गई। मेरे साथ फिर से दोहराओ, लुई 16 के हाथ से सोवरेनिटी किसके पास चली गई? फ्रांस के पीपल के हाथों में चली गई। क्लियर हुई ये बात? और इस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ। ऑल्दो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया तो राइज होता है एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी का, जिसका नाम है नेपोलियन। ठीक है। अब नेपोलियन जब सामने आया तो ऑल्दो इसके पहले बहुत सारी चीजें हो गई थी, वो अपन नेपोलियन का अगले वाले उसमें डिस्कस करेंगे। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी में अपन क्या क्या देखते हैं, तो एक एक करके अपन समझेंगे। जैसे सबसे पहला कंसेप्ट है ला पात्रे और ली सितुइन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में दो कंसेप्ट बहुत पॉपुलर हुए, ला पात्रे एंड ली सितुइन। ला पात्रे मतलब फादर्स लैंड। किसका लैंड भैया? फादर। देखो पात्रे, पात्रे, ठीक है, पिता, पात्रे, समथिंग लाइक दैट, तो फादर्स लैंड। एंड ली सितुइन मतलब हम इस देश के नागरिक हैं। क्या आपके घर में कोई भी घुस के आप पे अटैक करेगा, आप उसका विरोध नहीं करेंगे? करोगे ना? यस और नो? बिल्कुल हाँ। क्या इससे यूनिटी डेवलप होगी? बिल्कुल हाँ। क्या आपके देश में आपके लोगों पे कोई अटैक करे, आप उसका विरोध नहीं करेंगे? करोगे। इससे क्या डेवलप हुई? यूनिटी। देखो ये जितनी चीजें हैं ना मेरे बच्चों, ये एक ही चीज को डेवलप करने वाली हैं, एंड दैट इज अ सिंगल वर्ड, यूनिटी। ठीक है, किस चीज को डेवलप करने वाली हैं ये? यूनिटी को डेवलप करने वाली हैं, एकता को प्रमोट करने वाले कंसेप्ट्स हैं ये। तो ला पात्र मतलब हमारे फादर्स लैंड, हमारे पापा का लैंड है ये, और ली सितुइन मतलब हम सब यहाँ के सिटीजन हैं। ली सितुइन प्रमोट्स द कंसेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी, भाईचारे को बढ़ावा देता है, और इससे क्या डेवलप होगा? यूनिटी। अब एक चीज बताओ, क्या 15 अगस्त को आप झंडे को जब देखते हो, हमारे प्यारे तिरंगे को जब आप देखते हो, तो आपके मन में एक प्यारा सा रिस्पेक्ट बाहर आता है? बिल्कुल हाँ, आएगा ही ना। नहीं आ रहा है तो फिर मिलो हमसे पर्सनली आके, बहुत मारेंगे। ठीक है, मारेंगे नहीं, आपको इंपॉर्टेंस बताएंगे कि हमारा फ्लैग की कहानी क्या है। वैसे ही फ्रांस का जो फ्लैग है, फ्रेंच फ्लैग है, उसने क्या डेवलप की? यूनिटी। जब लोग फ्रेंच के फ्लैग को देखते हैं, अपने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रगल को याद करते हैं। आप जब भारतीय झंडे को देखते हो तो इमेजिन करते हो कि कितने सारे सोल्जर्स ने इस झंडे के लिए अपनी कुर्बानी दी, मार्टियर हुए, कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स ने कुर्बानी दी हमारे इस प्यारे झंडे के लिए। तो एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप होता है, हम सब एक हैं, ऐसी फीलिंग आने लगती है। यस और नो? बिल्कुल हाँ। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल असेंबली। अब देखो यार, ये नेशनल असेंबली ने किस तरीके से, नेशनल असेंबली ने क्या किया, जब ये डेवलप हुआ तो इसने ना लोगों को राइट्स देना चालू कर दिए। किसको? लोगों को राइट्स देना चालू कर दिया। जब आप लोगों को राइट्स दोगे तो ऑब्वियसली सब इक्वल होंगे, और जब सब इक्वल होंगे तो लड़ाई होगी कि यूनिटी डेवलप होगी? हमेशा क्या डेवलप होगी? यूनिटी डेवलप होगी मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। जितने भी रिफॉर्म हो रहे थे वो सेंट्रलाइज्ड थे। अब रिफॉर्म में क्या क्या थे? जैसे यूनिफॉर्म सिस्टम हो, वेट एंड मीजर्स। इमेजिन करो कि आप यहां से कहीं XYZ जगह जाना चाहते हो, और वहां पे यूनिफॉर्म, मतलब यहां पे हमारे यहाँ पे सपोज करो, एक बहुत ही सिंपल सी बता देते हैं। जैसे A प्लेस है, यहां पे चल रहा है सेंटीमीटर, B प्लेस है, यहां पे चल रहा है मीटर, और C प्लेस है, यहां पे चल रहा है इंच। आपको ट्रेड करना है, A से जाओगे आप B पे, और B से जाना है C पे। तो पहले सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर में। काफी कुछ इजी है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है मेरे प्यारे बच्चों। मीटर को किस में कन्वर्ट करोगे? इंच में। क्या ये टाइम कंज्यूमिंग है? बिल्कुल। वैसे ही याद रखना, आप करेंसी अलग अलग है, ठीक है, यहां कुछ करेंसी है, यहां कुछ करेंसी है, यहां कुछ करेंसी है, इसका कन्वर्जन होगा। क्या इससे ट्रेड करना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। क्या इससे ट्रेड करना आसान होगा? एक पल के लिए सोचो मन में, अगर हमें 10 जगह रुक के
टाइम वेस्ट करना है, ट्रेड करवाना है और ये करना है वो करना है, फलाना कागज, ये कागज, वो कागज, क्या इससे आपका टाइम वेस्ट होगा? क्या इससे ट्रेड आसान होगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या किया, वेट्स और मीजर्स में स्टैंडर्ड लेके आए। अब जब ये चीज़ कर दी ना तो हर जगह यूनिफॉर्म सिस्टम क्रिएट हो गया, और यूनिफॉर्म सिस्टम क्रिएट होने की वजह से क्या फ़ायदा हुआ कि यूनिटी इंक्रीज हुई। इज दैट क्लियर? क्या इंक्रीज हुई? यूनिटी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्रेंच को इनने कॉमन लैंग्वेज मान लिया। अब देखो, कॉमन लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप खुद सोचो, फ्रेंच पीपल कितने होंगे, लेकिन डिस्पाइट ऑफ देयर नंबर्स फ्रांस एक यूएन में 6 ऑथराइज्ड लैंग्वेज में से एक है। यूनाइटेड नेशन में हिंदी नहीं है, फ्रेंच है। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे कॉमन लैंग्वेज के रूप में सामने आए थे और पावर थी, इसलिए अपनी बात उन्होंने मनवा ली। कहां पर? यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड नेशन में। इज दैट क्लियर माय बच्चों? यहां तक किसी को कोई डाउट? तो ये अपन ने पूरा इसमें देखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में क्या समझने की कोशिश करेंगे? नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में जानेंगे कि नेपोलियन कैसे हारा। देखो, पिक्चर में नेपोलियन आएगा भी, फिर नेपोलियन कैसे हारा, क्या चेंजेस हुए नेपोलियन के बाद। तो कमेंट में हम आपको नीचे लिख देंगे कि अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, और उस पर आपको बहुत ज़्यादा एक प्रकार से फोकस बनाए रखना है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा, जिसमें हमने फ्रेडरिक सूरो के बारे में पढ़ा, पर्सोनिफाई लिबर्टी इन द फीमेल फॉर्म, एनलाइटमेंट एरा के बारे में, उथोपियन विजन के बारे में इन्होंने बताया कि एक स्वर्ग की कल्पना कर दी, एंड रिजल्ट नेशन स्टेट। नेशन स्टेट में क्या है? शेयर्ड हिस्ट्री और कॉमन आइडेंटिटी। इसको डिफाइन किसने किया? अर्नेस्ट रेनन में, जिसने उन्होंने बताया कि कल्मिनेशन है किस चीज का है? ऑफ लॉन्ग पास्ट एंडेवर, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। पास्ट, लॉन्ग पास्ट का कल्मिनेशन है, सैक्रिफाइस का कल्मिनेशन है, डिवोशन का कल्मिनेशन है। और किस चीज को प्रमोट करेगा? सॉलिडेरिटी को प्रमोट करेगा। प्लस वहां पे डेली प्लेबिसाइड होगा, मतलब लोगों से पूछा जाएगा क्या डिसीजन लेना है और क्या डिसीजन नहीं लेना है। देन आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। उसके लिए हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को जाना, फ्रेंच रेवोल्यूशन के रूट कॉज को जाना मेरे प्यारे बच्चों। रूट कॉज क्या था? अमेरिकन रेवोल्यूशन या इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रेंच आर्मी इन द अमेरिकन रेवोल्यूशन, from where they have learned two concept. First concept, republic is better than monarchy. ये आपको कोई नहीं बताने वाला, republic is better than monarchy. And second concept, no taxation without representation. और इसी के कारण सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप होना चालू, जिसमें ला पात्रे और ली से तो इनका कंसेप्ट आ गया, फ्रेंच फ्लैग आ गया, नेशनल असेंबली जिस तरीके से लोगों को राइट्स देने लगे, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म देखने को मिले, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मीजर्स, और फाइनली फ्रेंच एज अ नेशनल कॉमन लैंग्वेज। इन सारी चीज़ों ने मिलकर यूनिटी डेवलप किया, और यूनिटी के ही साथ अपन लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो बच्चे लोगों, अपन सबको यूनिटी शो करनी है, ठीक है, और अच्छे से ग्रो करना है, क्योंकि यूनिटी के ही साथ आपकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।